मीडिया की वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे आग्रह पर पधारे, आपका कोटि कोटि आभार। इस वार्ता में हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारी पार्टी के आदरणीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव संयोजक, पार्टी के प्रवक्ता माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, आदरणीय श्री संजय सूद जी, सह प्रभारी शिमला संसदीय क्षेत्र, मीडिया के प्रदेश के माननीय संयोजक श्री करण नंदा जी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से एक खोखली पार्टी के रूप में दिखाई देती है। जो बातें इस पार्टी ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कही, वही बातें आज भी इनका घोषणा पत्र वो कह रहा है। घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है, बंडल ऑफ लाइज। और ये कोई आज पहली बात नहीं है कि ये झूठ का पुलंदा घोषणा पत्र में जारी करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो वो ऐसे ही घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीबी हटाओ का बहुत बड़ा नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। आज लगभग 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले नारे का क्या हुआ? 1980 के दशक में नारा लगाया 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, और लोगों ने डट के वोट डाले, सरकार बना करके दी। आज वो 40 और 45 साल बाद फिर वो महंगाई की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के 10 घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के, जिसमें इन्होंने सरकारें बनाई। इस घोषणा पत्र में भी फिर दोबारा से वही बेरोजगारी खत्म करने की बात। और जो 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार का झूठ का पुलंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। दूसरा, ये घोषणा पत्र एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं,
एक बार फिर देश को विभाजन के कगार पर ले जाने का घोषणा पत्र है। मैं आज आपके माध्यम से चार्ज कर रहा हूं कि देश के विभाजन के लिए जो पार्टी, जो परिवार जिम्मेवार रहा, इस बार फिर वो जाति और धर्म के आधार के ऊपर इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 60 साल देश पर राज करने वाली पार्टी 60 साल के बाद और जातिगत जनगणना की बात करके 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने की बात इस घोषणा पत्र में कर रही है। और जिस आधार पर देश का विभाजन इस पार्टी ने करवाया, आज दोबारा से उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर वोटों का पोलराइजेशन करने की दिशा में यह घोषणा पत्र है, जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना वो इनकी संपूर्ण प्राथमिकता का हिस्सा है। आज ये घोषणा पत्र और तुष्टीकरण की उन सभी सीमाओं को लांघे घोषणा की है कि धारा 370 हटाई है, उसको हम दोबारा से लगाएंगे। अर्थात कश्मीर समस्या को पैदा करने वाला जो परिवार, जो पार्टी, जिन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पैदा किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था 24 घंटे मुझे और दीजिए, हम पीओके को खाली करा लेंगे। परंतु कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो नासूर के रूप में कश्मीर हमारे सिर के ऊपर रहा और 60,000 से ज्यादा सैनिकों का बलिदान उस कश्मीर में पिछले 60 सालों में हो चुका है। आज पत्थरबाजी वाला वो कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, अलगाववाद, आतंकवाद वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, दो निशान दो संविधान वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, उसको बदल करके आज टूरिज्म वाला कश्मीर, आज विकास वाला कश्मीर, आज तिरंगे वाला कश्मीर वो बना है। आज ट्रेनों की मूवमेंट, गाड़ियों की मूवमेंट, टनल्स का निर्माण, वो कश्मीर दोबारा से कांग्रेस केवल तुष्टीकरण के लिए और धारा 370 लगाने की बात कर, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए 3 तलाक दोबारा से लागू करने की बात कर, देश की करोड़ों करोड़ों बहनें जिन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म होने से आजादी की सांस ली है, उनके ऊपर दोबारा से तलवार लटकाना सिर्फ इसलिए कि वोटों का पोलराइजेशन कैसे किया जा सके। साथियों, कश्मीर घाटी से लाखों लाखों हिंदुओं का पलायन हुआ, कत्लेआम, आज दोबारा से वो देश का जो मुकुट मणि है उसको इस घोषणा पत्र के माध्यम से एक बार फिर नर्क में तब्दील कर देने की और योजना इसके अंदर दिखाई दी। और तुष्टीकरण की परिकाष्ठा तब होती है जब फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात यह घोषणा पत्र करता है। हमास जैसे आतंकी संगठन का जो
शरणगाह है, उसके समर्थन में, और अगर ये घोषणा पत्र खड़ा होता है तो वो इस बात का और समर्थन करता है जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाला हिमाचल प्रदेश, और वहां हिंदुत्व की विचारधारा वाली बीजेपी को हरा करके हम सत्ता में आए हैं। यानी ये एक देश भर का नैरेटिव हिमाचल से सेट हुआ और उसको ये आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता कि जहां नरेंद्र भाई मोदी देश के विकास की बात कर, गरीब के कल्याण की, युवाओं के उत्थान की, भारत को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने का लक्ष्य लेकर के चले, वही कांग्रेस पार्टी मोदी हटाओ का नारा लेकर चले, तुष्टीकरण का नारा लेकर के चले, धारा 370 लगाने का नारा लेकर के चले, 50% से ज्यादा आरक्षण देने का नारा लेकर के चले। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इस मंसूबे को फिर दोबारा कामयाब नहीं होने देगी, और विभाजन विभीषिका वो देश ने देखी है, किस तरह से देश का विभाजन हुआ, किस तरह से हजारों लाखों परिवार वो तहस नहस हुए। इस विभाजन विभीषिका को दोबारा से देश देखना नहीं चाहता, और जिस प्रकार का ये गठबंधन, परिवारवाद का गठबंधन, स्वार्थवाद का गठबंधन, इसको देश की जनता, हिमाचल की जनता पूरी तरह से नकार देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये जो इनका घोषणा पत्र है ये पूरी तरह झूठ का पुलंदा है। 2022 में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ का पुलंदा बनाया, और हिमाचल की जनता ने देखा कि 1.5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, उसने 1.5 साल का समय बीजेपी को गाली देकर के बिता दिया, और अब चुनाव में भी गाली दे रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा कि हम हिमाचल के लिए क्या करेंगे, या हमने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया। आए जनता को बताएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। 22.5 लाख बहनों को बताएं कि उनके 1500 रुपए कहां गए। 5 लाख बेरोजगारों को बताएं कि उनकी नौकरियां कहां गई। 22 लाख किसानों को बताएं कि उनका 100 रुपए लीटर दूध कहां गया। 28 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को बताएं कि उनका 300 यूनिट बिजली फ्री कहां गए। जनता जवाब मांग रही है, और ये दोबारा से उस काठ की हांडी को चढ़ाकर झूठे फार्म भर के 2022 में भरे, और अब 2024 में वही फार्म भरने का सिलसिला और बीजेपी को गाली देकर के वोट प्राप्त करने का सिलसिला ये वर्तमान प्रदेश की सरकार चला रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ का पुलंदा है। देश की और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करके रहेगी। मुझे इतना आपके साथ साझा
सर आपने कहा कि बेरोजगारी महंगाई अब इशू नहीं है एक तरह से, जबकि कांग्रेस कह रही है, आपको लगता है कि खत्म हो गई ये सब इशू? कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई खत्म करने के लिए आज से 50 साल पहले नारा लगाया, आज फिर लगा रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इशू नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हमेशा इस प्रकार के लुभावने नारे लगा करके वोट लेने के आदी हैं और उसी प्रकार के नारे आज फिर लगा रहे। इसलिए जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि भाजपा सत्ता में आती है तो वो एनपीएस को फिर से लागू करेगी और ओपीएस बंद कर देगी हिमाचल प्रदेश में भी। क्या आपकी क्या स्थिति है? अभी तो उनको क्या लगता है कि वो सत्ता छोड़ रहे हैं? अगर वो सत्ता छोड़ रहे हैं तो फिर हम अपना घोषणा पत्र बताएंगे। अभी तो सत्ता में वो ही, अभी तो वो बताएं कि उनकी गारंटियां कहां गई। बिंदर जी, बीजेपी में आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी अनदेखी हो रही है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसका हालिया एग्जांपल ये है कि जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो करसोग का कार्यक्रम हो या मंडी का, और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जी की तस्वीरें गायब हैं। और दूसरी बात ये कि जिन 6 लोगों को टिकट दिया है उससे आपके पार्टी के जो स्थापित नेता हैं वो भी नाराज हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए भी ये डेंट का काम कर सकता है? पहला तो मैं सिरे से इस बात को नकारता हूं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी, और उनके बारे में इस प्रकार की बात कहना ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। और आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, वहां क्या लगा हुआ है, बैकड्रॉप क्या है, यू कैन वेरी वेल सी। नंबर 1। दूसरा, सीनियर मोस्ट लीडर्स, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से एक साथ मिलकर के चुनाव को लड़ रही है। ये सवाल तो कांग्रेस के लिए खड़ा हो। वो 40+3 43 विधायकों को लेकर के सत्ता में आई और 16 महीने बाद 34 रह गए। तो सवाल तो उनके लिए है, बीजेपी के लिए तो नहीं है। बीजेपी तो 25 से 34 हो गई। और क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है, कुटलहड़ में वीरेंद्र कंवर जी भी नाराज हैं, और मार्कंडेय का सवाल बार बार आ रहा है, और गगरेट में कांग्रेस पार्टी किसी बहम में है। कंवर वीरेंद्र श्री अनुराग ठाकुर जी के चुनाव प्रभारी के नाते लगातार उनके साथ प्रवास कर रहे हैं। राजेश ठाकुर गगरेट का चुनाव अभियान खुद अपने आप कंधे पर लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो एक ही लक्ष्य को लेकर के चला है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और दुनिया की तीसरी महाशक्ति भारत को बनाना है। भाजपा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने कांग्रेस से जो बागी उम्मीदवार थे उन्हीं को ही खड़ा किया? अपने कैंडिडेट नहीं थे क्या आपके पास? पहली बात तो ये कि उनको बागी उम्मीदवार मत कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी के वो माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता को टिकट दे रही है। वो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता को स्वीकार किया है और वो बीजेपी के सदस्य। अब चुनावों में आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को बहुत उठाते हैं, पर कांग्रेस आज भी पूछती है कि मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? नेशनल इलेक्शन है, इसलिए नेशनल इशू तो उठा नहीं है। और आज विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी जो 440 सीटें लेकर के चली थी, आज 40 पर पहुंच गई है और अब 30 के नीचे जाने वाली है।
तो सरकार कहां से बना रही है? कोई दूर दूर तक उनके सरकार बनाने के लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए वो नेशनल इश्यूज पर तो क्या बात करेंगे। बीजेपी क्योंकि सरकार में है और फिर तीसरी बार सरकार बना रही है, तो नेशनल इश्यूज की बात तो हम ही करेंगे, तो कांग्रेस तो नहीं करेगी। सर, जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया कि धारा 370 हटाने के बाद सब कुछ सही है, तो लद्दाख में आज भी लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं कि जो उनसे वादे प्रधानमंत्री ने जब विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उनका हुआ था, तो आज वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनसे जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए केंद्र सरकार ने? धारा 370 हटने के बाद और धारा 370 से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप जरा इतिहास को पढ़ें। हजारों लोगों ने लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष किए, एक तिरंगा भी लाल चौक के ऊपर नहीं फहर पाया। मेरे दाहिने में बैठे भारद्वाज जी, ये भी गए थे फहराने के लिए तिरंगा। अनुराग ठाकुर जी कन्याकुमारी से यात्रा लेकर के और लाल चौक पर गए थे। इस बार लाखों तिरंगे घरों के ऊपर फहरे। क्या इस चीज से हमको फख्र महसूस नहीं? 30 साल तक जो डल झील जिसके शिकारे सड़ गए, आज वहां जगह नहीं है बैठने की। स्वतंत्र होकर के, सुरक्षित होकर के देश के लोग वहां जा रहे हैं। क्या इस बात से हम संतुष्ट नहीं है? और जिम्मेवार कौन है? दे शुड बी आस्क्ड कि आपने उसको 50 साल तक नर्क क्यों बना करके रखा और आप दोबारा से नर्क बनाना चाहते हैं? सर, सरकार के एक मंत्री कंगना रनौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बीफ को लेकर एक बार ट्वीट किया था। उन्होंने यही बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखी और बार बार कह रहे हैं कि गौमांस खाना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ऐसे में मंडी से जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनको लेकर इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? कंगना रनौत जी ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया है, इसलिए इस बात को पूछना, इस बात को अपने और हैंडल से बार बार चलाना ये उचित नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो इसकी भी चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो पीओके की समस्या सर उत्पन्न की, अगर भाजपा तो तीसरी बार आती, प्रधानमंत्री बनते तीसरी बार लगातार, पीओके की समस्या खत्म कर देगी, इस विश्वास के साथ जनता वोट करे। भारत के लोकसभा में हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शाह ने डंके की चोट पर कहा कि आजाद कश्मीर के नाम से जो हमारा कश्मीर है, वो कश्मीर भारत का था, है, रहेगा। और उसमें बाकायदा 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व की गई हैं और देश देखेगा कि वो एक बार फिर भारत का हिस्सा बनेगा। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए, भाजपा ने संकल्प लिया था राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, 500 साल के संघर्ष के बाद उसको पूरा किया मोदी जी ने। भाजपा ने कहा था 370 जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो पूरा किया। और वो अगला शब्द है, वो सारे का सारा है, उसको भी हमें पूरा करना है। जो आपका प्रश्न है, इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। पर मैं सवाल खड़ा करता हूं कि कश्मीर की जमीन को देने का जो पाप कांग्रेस ने किया, क्या वो जनता से माफी मांगे? 40,000 वर्ग मील भूमि चीन को दे दी और नेहरू जी ने भारत की संसद में कहा वहां घास का तिनका पैदा नहीं होता, उसके लिए क्या माफी मांगे? कच्चा थ्यू के नाम से जो एक बड़ा द्वीप है, जो लाखों मछुआरों की इकोनॉमी का आधार है, देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको 1976 में कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। उसके लिए क्या वो माफी मांगेंगे देश से? ये मेरा सवाल। सर, शांता जी का अभी रिसेंट में एक बयान आया है कि
पहले जो पॉलिटिक्स थी आज़ादी से पहले, वो देश को आज़ाद करने के लिए थी। उसके बाद जो जब फ्री इंडिया हुआ तो कुर्सी हथियाने के लिए होगी, और अब मेरी पार्टी भी उसी राह पे चल पड़ी है। शांता जी ने ये कहा कि श्री अनुराग ठाकुर जी बेहतरीन सांसद हैं और उनको अनअपोज जिताना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा श्री जयराम ठाकुर जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुए, ये भी उन्होंने कहा। वो एक विचारक है, चिंतक है, और वो जो कुछ कहते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। We follow him. इम्प्लीमेंट करेंगे।